नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी को कवर करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार इससे जो है प्रश्न पूछा जाता है कि इसका ज़िक्र किस आर्टिकल में किया गया है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी योग्यता क्या है और इसका कार्यकाल क्या है और ये इसका काम क्या होता है। इस तरह के तमाम प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज़ के रूप में पूछे जाते हैं। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से समझेंगे। आपको 100% समझ में आएगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाएंगे जो कि तमाम तरह की एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब आइए हम महान्यायवादी को समझते हैं। देखिए, इसकी चर्चा आर्टिकल 76 पे किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली पूछा जाता है कि महान्यायवादी की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में है। अब देखिए, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अपने मन से कभी नियुक्त नहीं करते हैं राष्ट्रपति किसी को भी। तो राष्ट्रपति के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति केवल और केवल प्रधानमंत्री को ही अपने मन से नियुक्त करते हैं और बाकी किसी भी मंत्री को अपने मन से नियुक्त नहीं करते हैं। या तो वो मंत्रिपरिषद से सलाह लेते हैं और नहीं तो प्रधानमंत्री से सलाह लेंगे, तबे वो किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे तो सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो महान्यायवादी होता है यह केंद्र सरकार का मुख्य विधि सलाहकार होता है, यानी कानूनी सलाहकार होता है। जैसे आप कभी सोचे होंगे कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वह कभी कहीं पर भाषण देंगे तो उनसे कोई गलत बात निकल जाता है उनके मुख से, या फिर कोई गलत बयान दे देते हैं तो कोई व्यक्ति जाता है और उन पर केस ठोक देता है। तो उनके माध्यम से केस कौन लड़ता है, तो महान्यायवादी ही लड़ता है। यही कानूनी सलाहकार है केंद्र सरकार का। जो भी केंद्र सरकार के तरफ से अगर कोई भी कानून के जानकारी देना होगा या फिर अगर कोई केस लड़ना होगा तो महान्यायवादी ही लड़ता है सरकार के तरफ से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जो महान्यायवादी की योग्यता की बात करें तो इसकी जो योग्यता होती है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होती है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं, और जज के बारे में आप जानबे करते हैं कि वो कितना तेज तरार होते हैं। तो जितना वो तेज तरार होंगे उतना ही योग्यता रखते हैं ये महान्यायवादी, मतलब उतना ही ये भी तेज तरार होते हैं जो महान्यायवादी होते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल। और ये जो है संसद के किसी भी सदन में कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। किसी भी सदन में ये बैठ सकते हैं, वहाँ पर बोल सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ना ही ये लोकसभा के सदस्य होते हैं और ना ही ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसलिए दोनों में बैठ तो सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसकी कार्यकाल की बात करें कि इसकी कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल की इसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब ये इसका कार्यकाल फिक्स नहीं रहता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको हटा सकते हैं, कोई कार्यकाल नहीं है। वेतन की बात करें तो इनका कोई वेतन भी फिक्स नहीं है संविधान में कि कितना इनको वेतन दिया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का वेतन फिक्स है, लेकिन इनका वेतन जो है फिक्स नहीं है महान्यायवादी का। और इसी कारण जो है ये निजी व्यक्ति का भी कोई भी मामला हो, कोई भी मुकदमा हो, ये लड़ सकता है क्योंकि इसको तो वेतन नहीं मिलता है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसको रहने का, खाने पीने का, आवास का और आने जाने का बहुत सारा जो है खर्चा दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा अलग से, लेकिन वेतन इसको नहीं दिया जाता है। अब इतना ना इसको मतलब सुविधा दे दिया जाता है महान्यायवादी को कि वेतन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और ये इसको अधिकार है कि निजी व्यक्ति का भी कोई भी मामला हो, मुकदमा हो, तो ये लड़ सकता है। लेकिन नॉर्मल आदमी के ये औकात की बाहर है कि इससे अपना कोई भी के मुकदमा लड़वाए, क्योंकि इसका फीस जो है बहुत अधिक होता है। ज़रा सोच के देखिए कि ये महान्यायवादी है और ये केंद्र सरकार का मुकदमा लड़ता है, तो नॉर्मल आदमी का मुकदमा जो है कम पैसों में तो ये लड़ेगा नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेतन इसको नहीं मिलता है। ठीक है, और देखिए भारत के अगर पूछा जाए कि प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे, महान्यायवादी कौन थे, तो एम.सी. सेतलवाड़ थे। एम.सी. सेतलवाड़ जो है ये भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल है। अब ये हम इसकी योग्यता को देखते हैं। योग्यता से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किस व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला यही है कि वो भारत का नागरिक हो, मतलब भारत का कोई व्यक्ति नागरिक होगा तो वो महान्यायवादी बन सकता है। और दूसरा योग्यता है कि कम से कम 5 वर्ष किसी भी हाई कोर्ट में जज रहा हो। आपको पता है कि भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्य में हाई कोर्ट है। तो किसी भी हाई कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक जज है
तो उसको जो है भारत का महान्यायवादी यानी केंद्र सरकार का अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। या फिर मान लीजिए कि वो 5 वर्ष जज नहीं रहा हो, तो वह किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो, मतलब दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या तो किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज हो, या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील हो, तब जो है वो महान्यायवादी के लिए नियुक्त हो सकता है। ठीक है। और तीसरा है कि राष्ट्रपति के नज़र में कानून का अच्छा ज्ञाता हो, मतलब कानून का अच्छा जानकार हो, क्योंकि राष्ट्रपति उसको देख कर उसके योग्यता को, उसके नॉलेज को जांच कर कह दे कि हाँ ये कानून का अच्छा जानकार है, तब जाके वो महान्यायवादी बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो भारत का नागरिक है, उसके बाद जो है किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज भी रहा है, और लेकिन राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमारे नज़र में कानून का अच्छा जानकार नहीं है, इसको कानून का उतना ज्ञान नहीं है, तो क्या वो महान्यायवादी बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि तीसरा योग्यता तो वो पूरा ही नहीं किया, राष्ट्रपति ही उसको नकार दे रहे हैं, इसलिए वो महान्यायवादी नहीं बन सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 ठो है जो आपको पूछा जाता है कि कम से कम 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट का वकील रहना चाहिए, तो वही महान्यायवादी बन सकता है। अब देखिए, आपको पता है कि जो महान्यायवादी होते हैं वो केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। तो काम तो बहुत है, क्योंकि केंद्र लेवल का बात है, तो इसीलिए भारतीय संविधान में महान्यायवादी का 2 सहायक दिया गया है। एक सहायक होता है सॉलिसिटर जनरल, जिसको एसजी कहते हैं, और एक सहायक होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जिसको एएसजी कहते हैं। तो ये 2 सहायक होते हैं महान्यायवादी के। अगर बात करें कि सबसे ऊपर कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है यानी अटॉर्नी जनरल। उसके बाद होता है सॉलिसिटर जनरल यानी एसजी, और सबसे नीचा होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब पूछा जाता है कि जो तीनों कानूनी सलाहकार हैं केंद्र सरकार के, तो अगर केंद्र सरकार के तरफ से केस लड़ना हो तो कौन लड़ता है? तो ध्यान रखिएगा कि तीनों लड़ते हैं, लेकिन तीनों का क्षमता जो है अलग अलग है। तो जो अटॉर्नी जनरल होता है, वह जो है भारत के किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकता है केंद्र सरकार की ओर से। जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ सकता है, हाई कोर्ट में भी केस लड़ सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी केस लड़ सकता है। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल होता है, यह सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता, बाकी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों में केस लड़ सकता है। और जो एएसजी होता है यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता, हाई कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता, यह केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ता है। तो ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री कोई भाषण दिए और उसमें उनसे जो है गलत बयान बोला गया, कोई गलत बयान वो दे दिए, तो कोई आपके डिस्ट्रिक्ट का लड़का है, वो जाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस कर दिया। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस कौन लड़ेगा प्रधानमंत्री के तरफ से? तो एएसजी लड़ेगा यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, क्योंकि यही जो है सबसे छोटे स्तर का है। अब मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये फैसला नहीं हुआ, तो उसको हाई कोर्ट में भेज दिया गया। तो हाई कोर्ट में कौन जाएगा लड़ने के लिए? एएसजी लड़ेगा यानी सॉलिसिटर जनरल। अगर हाई कोर्ट भी नहीं उसका फैसला दे पाया, हाई कोर्ट में भी ये सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन आएगा लड़ने के लिए? यानी अटॉर्नी जनरल, जो कि जब से सबसे बड़ा है, वो आएगा वहाँ पर लड़ने के लिए। तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस चलता है। तो अब आइए हम प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको आंसर पता होगा, हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर आप जानते हैं कि राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा ही महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है मंत्रिपरिषद के सलाह पर। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सभी प्रश्न जो है पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति को कौन सी योग्यता होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य होने की योग्यता, राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। देखिए, यहाँ पर जो है बच्चे फंसते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो महान्यायवादी होता है, उसका जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उसकी योग्यता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। और एक योग्यता में हम लोग पढ़े थे कि महान्यायवादी उसी व्यक्ति को बनाया जाता है कि जो हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज हो, या फिर 10 साल तक वकील हो, तो वह महान्यायवादी बनेगा। लेकिन उसका नॉलेज जो है किसके बराबर होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमसी
सेतलवाड़, ये जो है भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे। अगला प्रश्न है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता है, कोई कार्यकाल फिक्स नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निश्चित कार्यकाल नहीं होता। उसके बाद है कि क्या महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो महान्यायवादी होता है वह संसद के किसी भी सदन में कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाँ, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। अगला प्रश्न है कि महान्यायवादी को हटाने की शक्ति किसके पास होती है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के पास होती है, क्योंकि वो महान्यायवादी जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब उसको हटा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि महान्यायवादी का मुख्य कार्य क्या है। संसद की अध्यक्षता करना, जो कि बिल्कुल नहीं है। सरकार को विधिक सलाह देना, यही हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सरकार को क्या करता है, कानूनी सलाहकार देता है महान्यायवादी, यही उसका कार्य होता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में यानी अभी भारत के महान्यायवादी कौन है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के वेणुगोपाल जो है ये वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है भारत के। और लास्ट प्रश्न है कि महान्यायवादी निजी वकालत कर सकता है, परंतु किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता। तो संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के आदेश पर ही वह किसी निजी व्यक्ति का भी मामला जो है देख सकता है, मुकदमा लड़ सकता है। ठीक है।